हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो मैथ्स पेडागोजी की क्लास होगी, जो महत्वपूर्ण होगा हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। खास करके पीआरटी के लिए तो होगा ही होगा, चाहे वो डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप केबीएस या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। देखो, लास्ट ईयर क्या था ना, डीएसएसबी में जो साइकोलॉजी का क्वेश्चन आया हुआ था पीआरटी वालों में 100 नंबर का, उसमें 10 नंबर का मैथ्स पेडागोजी से क्वेश्चन था। 20 नंबर का मेन पेपर में, तो जो कॉमन पेपर होता है उसमें तो मैथ्स आता ही आता है। 10 नंबर और था जो मैथ्स पेडागोजी यानी उसके बहुत ही फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो इसलिए मैं आज की क्लास मैथ्स पेडागोजी से स्टार्ट करूंगा और इसको धीरे धीरे हम कंसेप्ट पे ले जाएंगे आगे, ठीक है। ये क्लास सीटेड वालों के लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि पेडागोजी वाला सेक्शन है, और स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट टीचर वगैरह बनना चाहते हैं उसमें भी हेल्पफुल होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक होगा देखिए, डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट सब के लिए ज़रूरी है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर बड़े स्टूडेंट जिनको मैथ्स से डर लगता है या मैथ्स में किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम होती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वजह होगा कि कंसेप्चुअली हम स्ट्रांग नहीं होते। तो हम एज ए टीचर, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि बच्चों में मैथमेटिकल कंसेप्ट कैसे डेवलप होगा, इसके तरीकों के बारे में आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो देखिए, बेसिकली क्या है कि जो प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर 3 मूलभूत गणितीय अवधारणाओं का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वो कौन कौन सी 3 गणितीय अवधारणाएं हैं जिनका डेवलपमेंट प्राइमरी लेवल पर होना जरूरी है? फर्स्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं नंबर एंड ऑपरेशंस ऑन नंबर। यानी हम ये कह सकते हैं कि संख्याएं तथा संख्याओं पर संक्रियाएं। दूसरा है जिसको हम बोलते हैं स्पेशियल थिंकिंग, जिसको बोलते हैं स्थानिक सोच, स्थानिक चिंतन कह सकते हैं इसको। और तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं मेजरमेंट, यानी कि मापन, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं जो आप देख रहे होंगे, 3 चीज़ें, ये तीनों चीज़ प्राथमिक स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इन कंसेप्ट के बारे में बच्चों को किस तरीके से समझाया जाता है, कैसे बच्चों में कंसेप्ट डेवलप होता है, उसके बारे में हम इन चीज़ों में समझेंगे। बट देखिए, प्राइमरी लेवल स्टार्ट कहाँ से होता है? ऑलमोस्ट 6 साल की अवस्था में बच्चा पहली क्लास में जाता है। तो पहली क्लास में जब बच्चे को हम नंबर कंसेप्ट सिखाएं, यानी नंबर के बारे में नॉलेज हम अगर देते हैं, तो उससे पहले भी कुछ और भी बेसिक, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि नंबर इन संख्या अवधारणा जानने से पहले बच्चों को कुछ मूलभूत अवधारणाओं को समझने की जरूरत होती है। यानी इससे पहले ही कुछ और भी हमें कंसेप्ट समझने की जरूरत होती है या समझाने की जरूरत होती है बच्चों को, जिसको हम बोलते हैं पूर्व संख्या अवधारणा। तो हम सबसे पहले जब हम नंबर कंसेप्ट पे आएंगे उससे पहले हम जान लेते हैं कि पूर्व संख्या अवधारणा कौन कौन सी है
बच्चे में कैसे डेवलप होता है, कैसे डेवलप किया जाना चाहिए, कब डेवलप किया जाना चाहिए, तो उस पर हम अभी चर्चा करते हैं पूर्व संख्या अवधारणा पे। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। देखो इस पर भी पेपर में क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में। क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि जो प्राथमिक स्तर पर जो मूलभूत गणितीय अवधारणाओं का विकास किया जाता है उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा उन अवधारणाओं में शामिल है। ऑप्शन दे रखा था, फर्स्ट ऑप्शन था नंबर एंड ऑपरेशंस ऑन नंबर, दूसरा ऑप्शन था दूसरा था स्पेशल थिंकिंग स्थानिक चिंतन, उसके बाद उसके सब ऑप्शंस थे ABCD करके। ए में लिखा हुआ था फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, दूसरे में ओनली फर्स्ट, तीसरे में ओनली सेकेंड, चौथे में नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या था, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, क्योंकि ये दोनों ही शामिल है प्राथमिक स्तर पर गणितीय अवधारणाओं के विकास के पार्ट में। ठीक है, तो इसको देखो, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जब भी आप पढ़ने के लिए आप YouTube चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए। आप इसको नोट करते जाइए, पॉज करिए वीडियो को, आप नोट कर लीजिए, इससे बहुत बेनिफिट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और कभी पढ़ते नहीं है, बहुत सारे शॉर्ट पड़े होते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर। प्री नंबर कंसेप्ट, पूर्व संख्या अवधारणा। पूर्व संख्या अवधारणा, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि पूर्व संख्या अवधारणा कौन कौन से होते हैं जो हमें बच्चों में डेवलप करना है। एक और चीज़ जान लो, ये पूर्व संख्या अवधारणा जो डेवलप होता है वो 7 वर्ष से पहले हो जाना चाहिए बच्चों में, 7 वर्ष से पहले। और 7 वर्ष का जो बच्चा होता है, अगर हम जीन पियाजे की जो थ्योरी है डेवलपमेंट की, उससे अगर हम कंपेयर करें तो 7 साल से पहले का बच्चा जो होता है वो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। 7 साल के बाद जो बच्चा होता है वो किस अवस्था में पहुंच जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जिसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाता है, जहां से उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होना शुरू हो जाता है, उससे पहले की ये अवस्था है जहां पे पूर्व संख्या अवधारणा को जानने की जरूरत होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पहले, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पहले। तो पहले हम ये डिस्कस कर लें कि पूर्व संख्या अवधारणा कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट है आपके पास, जिसको हम बोलते हैं मैचिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं मिलान करना। दूसरा होता है सॉर्टिंग, सॉर्टिंग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छांटना। तीसरा होता है तुलना करना यानी कंपेयरिंग। चौथा होता है ऑर्डरिंग, जिसको हम बोलते हैं क्रमबद्धता। और पांचवा होता है सबटाइजिंग। इसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड ढूंढने का बहुत प्रयास किया मैंने, मुझे एग्जैक्ट नहीं मिला। मैं इसको जब डिफाइन करूंगा आपको सब समझ में आएगा कि सबटाइजिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये 5 मूलभूत पूर्व संख्या अवधारणाएं होती है। हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पेपर में देखो, अब मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन कैसे आया था। पूछा था कि जो बच्चों में मैचिंग, सॉर्टिंग, कंपेयरिंग, ऑर्डरिंग और सबटाइजिंग जैसी जो कुछ पूर्व संख्या अवधारणाएं होती है, उसका विकास कब होता है बच्चों में, और मतलब एज के अकॉर्डिंग लिखा हुआ था। तो उसमें ऑप्शन ये था कि 7 वर्ष से पहले, तो उसी में टिक लगाना था। ठीक है, तो देखो छोटी छोटी चीज़ें आपको पेपर में पूछा गया है, ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। आगे हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैचिंग को। ठीक है,
देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को डिस्कस करते हैं, मैचिंग, मिलान करना। सबसे पहली बात तो मैचिंग होता क्या है, व्हाट इज मैचिंग। तो मैचिंग में एक बात जान लीजिए कि ये अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चा गणितीय कुछ संकल्पनाएं सीखता है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना में आता है जो आगे चल करके बच्चों को हेल्प करता है क्लासिफिकेशन में, राइट। मैचिंग होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर on the basis of similarity। ये बात ध्यान रखना कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, मतलब जो समानताएं होती है चीजों में उसके आधार पे चीजों को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको मैचिंग बोलते हैं। मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करना, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई समानता के आधार पे वस्तुओं को पहचानना। हम उदाहरण के द्वारा इस बात को समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक बॉल बना दिया, अब इस ड्राइंग पे मत जाना, बस देखते रहो। दूसरा एक इधर मैं बना देता हूँ, के बाद एक मैंने कलर चेंज कर दिया, फिर एक हम इधर बना देते हैं, उसके बाद एक कलर और चेंज कर देते हैं। देखिए दो समूह है, टू डिफरेंट ग्रुप है। अब अगर हम इस ग्रुप के एलिमेंट को इस ग्रुप के एलिमेंट से मैच करने के लिए बताएं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, कैसे मैच करेंगे इसको मैच करना। कोई लॉजिक लग रहा है? कोई लॉजिक नहीं लग रहा, हमें इलॉजिकल दिख रहा है। तो हमें लॉजिकली कैसे हम मैच करेंगे, तो आप देखो कोई बच्चे को अगर बोलो कि मैच करो तो बच्चा देखो सिमिलर है, दोनों में सिमिलरिटी है, इस दोनों में सिमिलरिटी नहीं दिख रहा हमें। वैसे तो हर एक सिमिलर है, राउंड फिगर है, बट अगर हम इस एक को एक के साथ सिमिलरिटी चेक करें हम तो देखो ये और ये सिमिलर है। किस में सिमिलरिटी है? इसमें कलर में। तो कलर के अकॉर्डिंग हमने इसको मैच कर दिया। हमने इसमें सिमिलरिटी देखा, क्या देखा, कलर दोनों का सेम है, इसका भी कलर देखा सिमिलरिटी, और हमने इसको मैच कर दिया। तो ये भी मैचिंग है, लेकिन इसका आधार क्या था? कलर था। तो ये हो गया मैचिंग ऑन द बेसिस ऑफ कलर, यानी कलर के आधार पर बच्चे ने क्या कर दिया, इसको मैच कर दिया। एक दूसरे एग्जाम्पल पे हम बात करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारे पास देखो मैं इस टाइप से फिगर बना देता हूं, बाकी आप लोग फिगर अलग अलग टाइप से भी बना सकते हैं। उसके बाद इस साइड मैं एक और लेता हूं, ये तो एक कहानी हो गई, ये खत्म। यहाँ पे देखो फिर इस टाइप से हमने ले लिया, फिर हमने बना दिया सर्कल एक, और फिर हमने बना दिया इस टाइप से। अब अगर मैच करने की बात करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, आप सोचो थोड़ा सा कि किसको किससे मैच करोगे, तो क्विकली पिक कर सकते हो कि हम इसको इसके साथ मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सिमिलरिटी क्या है, कुछ नहीं। सिमिलरिटी देखेंगे तो ये और ये, इसका शेप क्या है, एक जैसा है, तो हमने इसको इससे मिला दिया। इसका शेप इससे मैच कर रहा है, इसको मिला दिया। इसका शेप इसके साथ मैच कर रहा है, इसको मिला दिया। तो ये भी हमने मैचिंग कर दिया, किसके आधार पर कर दिया? ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ शेप इसको मैच कर दिया। एक और एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे, लाइक सपोज करिए, चलो ये हमने कवर कर दिया, एक एग्जांपल हो गया। एक तीसरे एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास थोड़ा सा इसको छोटा बना देते हैं और एक और भी बड़ा बना देते हैं।
हमने कलर डिफरेंट कर तो दिया, बट अगर आप ध्यान दें और इसको मैच करेगा स्टूडेंट तो किस सिमिलरिटी के आधार पे मैच करेगा। तो अब यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, देखो ये दोनों जो है ना लगभग एक साइज का दिख रहा है, बड़ा है, ये दोनों बड़े वाले को मिला दिया, ये एक साइज का दिख रहा है इसको मिला दिया, और ये दोनों एक साइज का दिख रहा है इसको मिला दिया। तो यहाँ पर भी बच्चा क्या कर रहा है, एक को एक से मिला रहा है, यानी मैचिंग ये भी कर रहा है, लेकिन इसका आधार क्या है, इसका आधार है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो यहाँ से हम एक बात और समझ में हमें आता है कि देखो जो हमारे मैचिंग जो होता है उसका आधार बेसिकली क्या होता है, कलर, शेप एंड साइज होता है। और बच्चा सबसे पहले ना ये मैचिंग वगैरह जो भी करता है या सॉर्टिंग वगैरह वो कलर के आधार पे करता है, धीरे धीरे शेप और साइज के आधार पे वो मैचिंग करना शुरू कर देता है। तो इन तीनों एग्जाम्पल में मैचिंग कैसे होता है ये तो हमें समझ में आ गया। एक और अवधारणा देखो कि मैचिंग के द्वारा बच्चा एक और कंसेप्ट डेवलप कर रहा होता है साथ के साथ। वो क्या कंसेप्ट है, देखिए हर एक में, तीनों एग्जाम्पल में एक ग्रुप के एक एलिमेंट को दूसरे ग्रुप के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ मिला रहा है, यहाँ पे काउंटिंग नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना। फिर एक एलिमेंट को एक एलिमेंट के साथ मिला रहा है, सब में एक का एक के साथ मैचिंग करता है। तो जब हम एक को एक के साथ मैच करते हैं तो इस अवधारणा को हम बोलते हैं 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस, यानी कंसेप्ट ऑफ 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस, या फिर हम इसको हिंदी में कह सकते हैं एक से एक संगत की अवधारणा। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, आप इस बात को भी नोट कर लेंगे कि मैचिंग में बच्चा क्या सीखता है, 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं लिख ही देता हूँ साइड में। इसमें बच्चा कौन सा अवधारणा सीखता है, 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस। वन टू वन कोरेस्पोंडेंस का कंसेप्ट, यानी एक से एक संगत की अवधारणा। इसको हिंदी में हम क्या लिखेंगे, एक से एक संगत की अवधारणा। इसको नोट कर लेना। अब देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेपर में आ सकता है कि 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो देखो। जैसे मान लो कि किसी बच्चे का बर्थडे पार्टी है, उसमें काफ़ी सारे बच्चे आए हुए हैं, सभी बच्चों को लाइन में खड़ा कर दिया और जो बर्थडे बॉय है उसको बोला बेटा एक काम करो, सबको एक एक चॉकलेट और एक एक कुरकुरे का पैकेट बांटो। तो बच्चा जैसे एक थैले में कुरकुरे भी है, चॉकलेट भी है, बच्चा क्या कर रहा है, पहले एक एक चॉकलेट देता सबको। ऐसे नहीं देख के जाएगा कि 10 बच्चे हैं तो 10 चॉकलेट 10 कुरकुरे होना चाहिए, तो वो एक एक चॉकलेट दे दिया सबको, फिर से एक एक सबको क्या दे देता है, कुरकुरे दे देता है। तो यहाँ पे हर एक बच्चे को एक एक करके बांट रहा है चीज़ों को, एक स्टूडेंट को एक चॉकलेट के साथ मैच करने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो अवधारणा है वो क्या है, एक से एक संगत की अवधारणा है। क्या देखो अभी हमने मैचिंग देख लिया, उसके बाद दूसरा आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब छांटना। छांटना सबसे पहली बात हम जाने कि ये सॉर्टिंग क्या होता है। तो ये भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी। जैसे हमने मैचिंग का डेफिनेशन लिखा था, सॉर्टिंग में क्या है, ये भी है एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी। फिर सॉर्टिंग में और मैचिंग में डिफरेंस क्या है, तो उस डिफरेंस को हम जानने का प्रयास करते हैं। जहाँ पे मैचिंग में क्या था कि दो ग्रुप थे और दोनों ग्रुप के एक एलिमेंट को, एक ग्रुप के एक एलिमेंट को दूसरे ग्रुप के एक एलिमेंट से मैच करते थे। सॉर्टिंग में आपके पास एक ही ग्रुप में होता सारी चीज़ें, आपको उसमें से छांटना होता है सिमिलर एलिमेंट को। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया, एक दूसरा ये ले लेते हैं, फिर ऐसे उसके बाद एक और कलर हम यूज कर लें। अब बच्चा सिमिलरिटी के आधार पर चीज़ों को छांटता है, तो सिमिलरिटी के आधार पर छांटेगा तो इसको और इसको छांट लेगा पहले, फिर इसको और इसको छांट लेगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है और ये दोनों सिमिलर। तो सिमिलरिटी के आधार पे छांटेगा, तो कैसे छांट के लिखेगा, वो ग्रुप खुद ही डेवलप करेगा। इस दोनों को उसने क्या किया, ऐसे छांट लिया, ये एक ग्रुप में रख दिया इसको। दूसरा ग्रुप जब वो बनाएगा ग्रीन वाले का, तो ग्रीन वाले को अलग से छांट के अलग ग्रुप में रखेगा।
और जब रेड वाले को छांटेगा तो रेड वाले को अलग ग्रुप में रखेगा। तो बच्चा यहाँ पे देखो सिमिलरिटी के आधार पर ही चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहा है, और आइडेंटिफाई करने के बाद जो एक जैसे गुण वाले वस्तु हैं उनको एक ग्रुप में, दूसरे जो समान गुण वाले वस्तु है उसको दूसरे ग्रुप में, जो तीसरा जिसमें समान गुण है उसको तीसरे ग्रुप में, ऐसे अलग अलग ग्रुपिंग भी कर सकता है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हो, दोनों चीज़ जो हमने मैचिंग करा था और अभी हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे किसके आधार पर कर रहा है, कलर के आधार पर। ऐसे ही बच्चा किसके आधार पर कर सकता है, इसको भी साइज के आधार पे भी कर सकता है, छांट सकता है, और शेप के आधार पे भी। तो आप ये भी क्या हो गया कि सॉर्टिंग को भी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सॉर्टिंग भी क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी। और सिमिलरिटी किस चीज में, सिमिलरिटी इन कलर, शेप एंड साइज। ये बात आप ध्यान से लिख लीजिएगा कि तीनों ही चीज में सिमिलरिटी के आधार पे बच्चे सॉर्टिंग करते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट आप लोग लिख लेंगे, ये जो दोनों ही चीज़ हमने लिखा है, सॉर्टिंग एंड मैचिंग, ये दोनों ही चीज़ें आगे चल करके बच्चों को क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। मैचिंग में भी आपको लिख लेना है और सॉर्टिंग में भी लिख लेना है, इट हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन। अभी भी देखो क्लासिफिकेशन ही तो कर रहा है, सिमिलर ग्रुप वाले को एक क्लास में, एक दूसरे को दूसरे ग्रुप में, तीसरे को तीसरे ग्रुप में करता है, हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण में मदद करता है आगे जा करके। पेपर में ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है आने वाले एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्री नंबर कंसेप्ट हेल्प्स द चिल्ड्रेन इन क्लासिफिकेशन, मतलब इनमें से कौन सी पूर्व संख्या अवधारणा बच्चों को वर्गीकरण में हेल्प करता है। तो आपके पास अगर ऑप्शन में सिर्फ मैचिंग हो तो मैचिंग पर टिक कर देना है, सिर्फ अगर सॉर्टिंग हो सॉर्टिंग पे सिर्फ टिक कर देना है, अगर दोनों होगा तो दोनों ही होगा, देन मैचिंग एंड सॉर्टिंग बोथ होगा। क्लियर है ये बात। तो में भिन्नता के आधार पर दो वस्तुओं में आपको ये लिखना है कि दो वस्तुओं में भिन्नता के आधार पर कंपैरिजन होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि दो चीज़ों में जो डिफरेंसेज होते हैं उसके आधार पे कंपेयर किया जाता है, सिमिलरिटी के आधार पे कंपैरिजन नहीं होता है। उसके बाद चौथे एलिमेंट की बात करते हैं, फोर्थ, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डरिंग। क्रमबद्धता। ठीक है, क्रमबद्धता जो होता है उसमें भी देखो साइज, लेंथ और हाइट ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्रमबद्धता में, क्योंकि कंपेयरिंग में तो और भी चीज़ें हो सकती है, यानी और भी चीज़ें मतलब जैसे हल्का भारी ये सब भी कर सकता है, लेकिन जब हम ऑर्डरिंग करेंगे तो ऑर्डरिंग में ये तीन चीज़ें ही होती है जनरली, साइज, लेंथ और हाइट ही होता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, लेंथ, हाइट, लेंथ और हाइट ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो गया। हाइट जब ऐसे है तो हाइट बोल देते हैं और हॉरिजॉन्टल है तो लेंथ बोल देते हैं। इसके आधार पर ऑर्डरिंग होता है। जैसे मान लीजिए इस टाइप से कुछ चीज़ें हैं, इस टाइप से चीज़ें हैं, तो अगर ऑर्डरिंग करेगा तो हो सकता है सबसे पहले बच्चा बड़ा वाला लिखे, सबसे बड़ा, उसके बाद बच्चा उससे छोटा लिखे, फिर उसके बाद उससे छोटा लिखे, फिर सबसे छोटा लिखे। तो ये होता है ऑर्डरिंग, पहला, दूसरा, तीसरा। ऑर्डरिंग करते वक्त ही बच्चा ऑर्डिनल नंबर के बारे में जानकारी हासिल करता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हम उस पर आएंगे नंबर कंसेप्ट जब पढ़ेंगे तो कि कैसे सीखता है। बस इसमें हमें ऑर्डरिंग में ये जानना है कि जो क्रमबद्धता होती है वो किस आधार पे होता है, साइज, लेंथ और हाइट के आधार पे होता है। सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके छोटा, उससे छोटा। आगे चलकर भी हम ऑर्डरिंग करते हैं, क्रमबद्धता तो आगे भी चल के करते हैं। आप जब क्वेश्चन देखते हो आपके पेपर में भी आता है, कुछ फ्रैक्शन दे दिया, बोला इसको आप बढ़ते क्रम में लिखिए, क्रमबद्धता ही, ऑर्डरिंग ही तो है। घटते क्रम में लिखिए, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, तो ये सारा क्रमबद्धता है। लेकिन वहाँ पे हम विजुअलाइज करके नहीं करते हैं, वहाँ तो हमारा वो मैथमेटिकल स्किल हो जाता है वो
हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। ऑर्डरिंग समझ में आ गया। उसके बाद पांचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसका मैंने बताया था सबटाइजिंग, तो हम सबटाइजिंग पे चर्चा करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। पांचवा है जिसको हम बोलते हैं सबटाइजिंग। ये जो सबटाइजिंग है वो एक लैटिन वर्ड सबाइटस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है, ये लैटिन वर्ड जो है सबाइटस, दैट मीन्स सडन। इसका मतलब होता है शीघ्रता से, मतलब ऑल ऑफ ए सडन, मतलब अचानक, तुरंत बताना, कोई किसी भी चीज़ को तुरंत बताना, यानी सडन मीनिंग होता है, लैटिन वर्ड है सबाइटस। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो वर्ड है सबाइटस, वो सबसे पहले 1949 में E.L. कॉफमैन, देखिए सबसे पहले इस वर्ड को 1949 में E.L. कॉफमैन ने दिया था, राइट। अब ये जो सबटाइजिंग होता है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, व्हाट इज सबटाइजिंग। एक्चुअली बच्चा सबटाइजिंग में करता क्या है, ठीक है। तो करता क्या है, उसके लिए मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो कि एक बच्चे को जब हम इस तरह से डॉट देते हैं, ये मान लो आप ही, थोड़ा सा बड़ा मैं बना देता हूँ, जैसे सपोज कर लीजिए एक बच्चे के सामने हम इस तरह से नंबर ऑफ गोले या नंबर ऑफ जीरो हमने डाल दिया। अब बोला कितना है ये टोटल। अब जब आपको बोला जाएगा तो हम काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5, क्योंकि ज़्यादा नंबर है, हमें काउंट करने की जरूरत है। अब मान लो कि मैं आप पूछता हूँ कि ये कितना है, अब भी काउंट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? आप सडनली बता सकते हो कि ये 4 है। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं तो अब काउंट करने की जरूरत पड़ेगी कि कितना है भाई। 4 2 6 3 9 और 1 10। देखो ध्यान रखना, मैंने कैसे पढ़ा, 4, इसको मैंने काउंट किया? बिल्कुल नहीं किया। तो ये क्या है, सबटाइजिंग है। मतलब एक नंबर पैटर्न को विदाउट काउंटिंग आप सडन आंसर अगर दे रहे हो तो वो क्या है, सबटाइजिंग है। अब देखिए इसको, ये 2 है, हमने 1 2 नहीं गिना था, हमने इसको क्या करा, 2 डायरेक्ट बोल दिया, इसको हमने 3 डायरेक्ट बोल दिया, और ये 1 तो है ही ऑलरेडी। तो सबटाइजिंग का मतलब होता है कि किसी भी नंबर पैटर्न को बिना काउंटिंग का क्विकली बताना और करेक्टली भी बताना। यानी हम ये कह सकते हैं कि सबटाइजिंग क्या होता है, रैपिड, क्योंकि हम जल्दी देते हैं, कॉन्फिडेंट एंड एक्यूरेट, जजमेंट ऑफ नंबर पैटर्न। ये क्या हो गया, रैपिड, कॉन्फिडेंट एंड एक्यूरेट जजमेंट ऑफ नंबर पैटर्न विदाउट काउंटिंग। ये भी आप मेंशन कर देना इसमें, ये जो होता है वो विदाउट काउंटिंग। आप बिना गिने हुए किसी भी नंबर पैटर्न को बहुत ही कॉन्फिडेंटली, तेजी के साथ और एक्यूरेसी के साथ अगर आप बता पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड सबटाइजिंग। तो हमने जैसे एक एग्जांपल देखा 4, वैसे फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से हम आपको बोले कितने गोले हैं, तो देखो कैसे काउंट करेगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे है, इसको अगर ढकते हैं तो ये 5 सबको पता है, ये कितने हैं, 5। अब देखो ये जब हम लूडो में डाइस यूज करते हैं ना, तो उस डाइस में ये 5 का स्ट्रक्चर बना होता है, ये हमारे दिमाग में वैसे बैठा हुआ है, तो 5 को हम बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। ये कितना है, तो देखो इसको 5 समझने में और इसको 5 समझने में जो टाइम लगता है ना, उसमें फ़र्क होता होगा। इस तरह से अगर 5 देते हैं तो बच्चे उतना जल्दी नहीं बता सकता जितना कि इस 5 को बता सकता है, क्योंकि ये एक पैटर्न पे बेस्ड है जो हम डाइस में अक्सर देखते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट आप समझ लो, लेकिन 4 अगर ऐसे हो ना, 4, तो 4 तक की काउंटिंग, 4 तक का जो नंबर का ग्रुप होता है उसको रिकॉग्नाइज बहुत ही फास्ट, यानी आप ये कह सकते हो कि काउंटिंग जो 4 तक का होता है, मतलब 4 तक के नंबर का जो सबटाइजिंग होता है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है, बहुत ही कॉन्फिडेंट भी होता है और बहुत ही रैपिड भी होता है।
इसके आगे जैसे जैसे हम नंबर को बढ़ाते चले जाते हैं, थोड़ी सी उसकी एक्यूरेसी, रैपिडनेस या फिर आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस जो होता है उसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाता है। क्योंकि बच्चे डाइस से अगर अवेयर होते हैं तो 6 तक का जो नंबर होता है उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, लेकिन ध्यान रहे वो एक पैटर्न में होना चाहिए। तब अगर मान लो कि हमने ऐसे लिख दिया, अगर दिखा के मैं गोले बनाऊंगा तो सबको पता चल जाएगा कितना है। अगर मैंने ऐसे लिखा है तो इसको 6 बताने में आपको कुछ पल जरूर लग जाता है कि हाँ हम काउंट करेंगे कि 6 कितना है। लेकिन अगर यही पैटर्न ऐसे लिखा होता है ना, चूंकि ये डाइस पे लिखा होता है तो ये 6 बताने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब भी हम रिकॉग्नाइज करते हैं ऐसे, हम जब भी हम सबटाइजिंग कर रहे होते हैं तो हम 2 तरह के प्रोसेस से गुजरते हैं। जो छोटा बच्चा होता है वो धीरे धीरे जब उसमें थोड़ी सी मैथमेटिकल स्किल डेवलप होता है तो वो कैसे करता है। तो दोनों पैटर्न को हम समझते हैं। एक पैटर्न देखो, जैसे 4 था, हमने रैपिड तुरंत बता दिया, इसमें किसी भी मैथमेटिकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। इसको हमने 6 बता दिया, किसी भी मैथमेटिकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। एक तो होता है कि विदाउट नोइंग एनी मैथमेटिकल कंसेप्ट अगर आप सबटाइजिंग करते हो तो इसको हम बोलते हैं परसेप्चुअल सबटाइजिंग। क्या बोलते हैं? परसेप्चुअल सबटाइजिंग। तो पहले मैं टाइप ऑफ सबटाइजिंग लिखा है तो इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखिए जो सबटाइजिंग होता है वो 2 तरीके का होगा। 2 तरीके का क्या होता है? एक जो होता है वो होता है परसेप्चुअल और एक होता है कंसेप्चुअल। हिंदी में इसको बोलते हैं संकल्पनात्मक और इसको बोलते हैं धारणात्मक। ठीक है, अब एक चीज हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है, क्या डिफरेंसेस है दोनों तरह के सबटाइजिंग में। तो मैं फिर से एक एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल समझाता हूं। देखो, जैसे सपोज कर लीजिए हमने इस तरह से किसी बच्चे के पास एक पैटर्न है तो बच्चा इसको 4 क्विकली बता रहा है, इसमें कोई भी मैथमेटिकल स्किल की जरूरत नहीं होती है, राइट। अगर बच्चे के सामने हम इस तरह, ये तो एक पैटर्न हो गया 4 है, अगर बच्चों के सामने हम इस तरह से दे दें, बच्चा 4 बहुत इजीली बता देता है। बच्चे को हम इस तरह से नंबर दे दिए और बच्चे ने बता दिया कि 5 है, क्योंकि ये पैटर्न उसको पता है। तो विदाउट नोइंग एनी मैथमेटिकल कंसेप्ट बच्चा क्या बता दे रहा है? मतलब मैथमेटिकल कंसेप्ट से हमारा ये तात्पर्य है कि जो ऊपर के लेवल का कंसेप्ट होता है वो बिना जाने हुए भी बच्चा इसको बता सकता है सबटाइज करके कि 5 है। उसके बाद एक होता है, जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ले लें इस तरह से, सपोज कर लिए इस तरह से है। तो बच्चा इसको अब कंसेप्ट कैसे डेवलप करता है? अगर मान लीजिए हम इसको एक मास्किंग कर लेते हैं, इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल, मतलब सबसिक्वेंट मास्किंग। सबसिक्वेंट मास्किंग का मतलब हुआ कि हम इसको जो हमारे दिमाग में पहले से एक अवधारणा सेट है, यानी कि जो हमारा परसेप्चुअल सबटाइजिंग है उसके अकॉर्डिंग हम इसको पहले पहचानते हैं 6 हो गया और ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। अब यहाँ पे टोटल बनाने के लिए हमें एक मैथमेटिकल स्किल की जरूरत होगी जिसको हम बोलते हैं प्लस करना, यानी अब हमें 6, 2, 8 और 1, 9 करने आना चाहिए। तो जब इस तरह से हम सबटाइज करते हैं, सबको गिनती नहीं कर रहे, हमने क्या करा 6, 1, 7 और 2, 9। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से पैटर्न आ जाए, जैसे सपोज कर लीजिए ये है पैटर्न। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 5 है ये और 3 ये है। देखो ये भी हमें पता है कि 5 और +3, 5 और 3 कितना हो गया 8। तो जब हम इस तरह से ग्रुपिंग करके हम सबटाइज करते हैं और उसको फिर हम जोड़ दिए, हमने क्या किया कि परसेप्चुअल सबटाइजिंग को फिर ऐड करके हमने उसको टोटल सबटाइज कर लिया। काउंट अभी भी नहीं किया हमने, 5 और 3 सीधा जोड़ा है, कितना हुआ 8। तो हमें एक जोड़ का जो कंसेप्ट था वो पता होना चाहिए था इसके लिए। तो इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि परसेप्चुअल सबटाइजिंग में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज नहीं होता है, यानी उसका नॉलेज बच्चों में नहीं होता है, तब परसेप्चुअल होता है। और जब बच्चा कंसेप्चुअल करना कब शुरू करेगा? जब उसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ जाता है, उसको इसे प्लस करने आ गया छोटा छोटा, तो बच्चा संकल्पनात्मक
जो सबटाइजिंग है वो भी करना शुरू कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दूँ कि सबटाइजिंग जो होता है वो रैपिड, कॉन्फिडेंट एंड एक्यूरेट जजमेंट ऑफ नंबर पैटर्न होता है विदाउट काउंटिंग, और ये स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप के लिए होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर नहीं लिखे हो तो लिख लोगे, कि बच्चा 4 तक की संख्याओं का सबटाइजिंग बहुत ही एक्यूरेटली और कॉन्फिडेंटली कर लेता है। जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ता है उसका जो उसकी एक्यूरेसी और जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये लैटिन वर्ड सबाइटस से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है सडन। 1949 में E.L. कॉफमैन ने इस वर्ड को पहले दिया था। और चौथी बात ये कि जो सबटाइजिंग होता है हमारा वो 2 तरीके का होता है, एक होता है परसेप्चुअल धारणात्मक और एक होता है कंसेप्चुअल। परसेप्चुअल क्या होता है? परसेप्चुअल होता है कि जब बच्चे में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो कंसेप्ट डेवलप नहीं हुआ रहता है तो वो जितने भी छोटे छोटे नंबर्स का सबटाइजिंग करता है वो परसेप्चुअल कहलाता है। और इस परसेप्चुअल सबटाइजिंग के साथ साथ जब बच्चे गणितीय संक्रियाँ जैसे प्लस वगैरह करना जब बच्चों को आ जाता है छोटी छोटी संख्याओं को, तब वो क्या करता है कि नंबर्स को ग्रुपों में बांट के सबटाइजिंग करता है और उसको फिर ऐड कर दिया, टोटल कर दिया, तो कितना हो गया, इसको क्या बोलेंगे फिर संकल्पनात्मक बोलेंगे। तो ये था आपका पूर्व संख्या अवधारणा। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में वो नंबर कंसेप्ट पढ़ेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण है नंबर कंसेप्ट जानना, क्योंकि यहीं से आपको नंबर सिस्टम की शुरुआत होती है। नंबर कंसेप्ट जब जानेंगे तो उसी का पार्ट होगा आगे चल करके नंबर सिस्टम, जिससे पेपर में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, आप देख लो जितने भी चीज़ हैं, आप खुद टीचर हो एक बार लगाओगे कि क्या क्या है, बाकी असाइनमेंट वगैरह मिलेगा आपको। एक महत्वपूर्ण चीज़ और कि देखो जो अगला वीडियो आएगा उसके लिए आप अगर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसको लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इसको शेयर जरूर कर लेना, उन लोगों तक भी पहुंचना है ये चीज़ कि जो टीचर बनना तो नहीं चाहते, गवर्नमेंट जॉब नहीं करना उसको, लेकिन घर में उनके पास बच्चे तो हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें पढ़ाना है। मैंने जैसे मैचिंग वगैरह में गोले वगैरह बना दिए थे, आप फ्रूट्स का फिगर बना सकते हो, आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप अच्छे अच्छे जैसे फ्लावर वगैरह बना सकते हैं, मतलब ड्राइंग करके टॉयज वगैरह बना करके आप मैचिंग सिखा सकते हो बच्चों को खुद से। वैसे मार्केट में बुक अवेलेबल है, खुद से बनाओगे तो फ़ायदा क्या होगा कि अपने अंदर जो एक दबी हुई इच्छाएं होती है, बस बहुत सारे लोगों का होता है मैं ड्राइंग करता है, ड्राइंग की इच्छाएं जिनके अंदर हो उसको भी पूरा कर लो, बच्चे भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।